Good morning, everyone. Good morning, everyone. This side निशांत. सो बेसिकली हम दोबारा से आए हैं अपना हिंदू का एक सेशन लेके जो कि है आपका 15 फेब का। ठीक है, चलिए समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से अपना सेशन जो है शुरू करते हैं। न्यूज़ आज बहुत ही कम है सर। ठीक है, न्यूज़ आज बहुत ही कम है। न्यूज़ इन द सेंस वो न्यूज़ जो आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम एक बार पेपर का पीडीएफ खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सर दो न्यूज़ है, दो न्यूज़ आपके सामने दिख रही है यहाँ पर। पहली क्या है सर? पहली आप देख पा रहे हैं ये पीएम हैंड्स ओवर अर्जुन MK1A टैंक टू द आर्मी। एंड सेकंड जो दिख पा रही है वो सेनेट के ऊपर है। ये सेनेट ने एक्विट्स कर दिया है ट्रम्प को ऑफ इंसाइटमेंट। ठीक है, अब क्या है ना सर, समझिए ये पूरा इम्पीचमेंट जो आपका यूएसए में हो रहा है। ठीक है, जो आपका पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस है, जो आपका पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस है, ये मैं शाम को अराउंड कह सकते हैं 10 बजे के अराउंड आज इवनिंग में इसके ऊपर एक सेशन ले लूंगा। ठीक है, सेशन इन द सेंस कि यूएसए में आपका इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है, अभी करंट में ट्रम्प के साथ में कैसा इम्पीचमेंट हो रहा है, क्योंकि एक बार पहले मिस्टर ट्रम्प के साथ में तो पहले से इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो हो चुकी है, और अगर दूसरी इम्पीचमेंट हो जाती तो क्या होता। ठीक है, और अभी क्या हुआ है देखिए, न्यूज क्या है, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हिंट्स एट रिटर्न टू एक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर 57 to 43 वोट। अगर ये तो इनके फेवर में आ गए हैं, ठीक है, तो इनको जो है बरी कर दिया है इंसाइटमेंट से कि इनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन अगर ये वोट इनके फेवर में नहीं आते तो शायद मिस्टर ट्रम्प जो कि सोच रहे हैं कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े, वो नहीं लड़ पाते। ठीक है, तो सर इसके उसमें एक मैराथन सेशन या छोटा सा सेशन बनता है जो मैं इवनिंग में लूंगा। अभी फिलहाल मैं हमारी न्यूज शुरू करता हूँ यहाँ से। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीएम साहब जहां भी जाते हैं, पीएम साहब जहां भी जाते हैं, इनफैक्ट जहां भी वो डील साइन करते हैं, जहां जहां वो ट्रेवल करते हैं, वो सब आपके लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सब आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के हिसाब में यहाँ पर क्या हुआ है, पीएम ने क्या किया है सर, MK1A टैंक जो है वो आर्मी को हैंड ओवर किया है। ठीक है, अब ये MK1A टैंक है क्या, पहले सर इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, साथ में पढ़ता भी जा रहा हूँ, फिर अपने स्टाइल से उसको समझा भी दूंगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे हैंडेड ओवर इंडिजीनियस मतलब जो हिंदुस्तान में बना हुआ है, बैटलिंग टैंक जिसका नाम है अर्जुन 1A टू द आर्मी इन अ फंक्शन एट द जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम इन चेन्नई। चेन्नई में जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में एक फंक्शन हुआ था, जहां पर इंडियन आर्मी को ये टैंक जो है आपका इंडिजीनियस टैंक जो हमने बिल्ड किया है अर्जुन MK1A, ये हमने हैंड ओवर किया। और ये डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है, ये किया है CVRDE, कॉम्बैक्ट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। कॉम्बैक्ट वेसल्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अ यूनिट ऑफ द DRDO। ये DRDO की एक यूनिट है। ठीक है, ये तो रही सर आपकी न्यूज। अब हम न्यूज को थोड़ा खोल लेते हैं अपने स्टाइल में और अपनी पीपीटी खोलते हैं। सबसे पहले समझिए अर्जुन टैंक दिखने का कैसा है। साहब अर्जुन टैंक दिखने का ऐसा है, ये देखिए ये हमारा अर्जुन टैंक है। ठीक है, अब इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं जो कि आपके मतलब की है। इनके बारे में सर क्या है ना आपके मतलब का, बेसिकली कि अर्जुन जो है इनका पैर नाम क्या है, इनका नाम है अर्जुन। ठीक है, इनका नाम है अर्जुन MK1A। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये क्या है सर, ये एक बैटल टैंक है। ठीक है, ये क्या है साहब, ये एक बैटल टैंक है जो फेब 14 को आर्मी को हैंड ओवर किया गया। ये एक तरह से वैलेंटाइंस डे हम कहते हैं, February 14 को वैलेंटाइन डे होता है जिस दिन एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करता है। तो उसी के तौर पे मोदी जी ने आर्मी को वैलेंटाइन डे के दिन में स्पेशल गिफ्ट दिया है जिसे हम कहते हैं अर्जुन MK1 है। इसमें सर खास बात क्या है, इसकी पहले हम खास बात देखते हैं। इसकी खास बात सर ये है, इसमें 54% जो है इंडिजीनियस कंटेंट है। इसमें कितना है,
54% जो आपका है सर वो इंडिजीनियस कंटेंट है। इसका मतलब यह है कि 54% जो टैंक का पार्ट है वो इंडिया में ही बना है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं सर इसके अलावा? ये जो हमारा मिशन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये उसे क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये बेसिकली आत्मनिर्भर भारत की ओर को हमारा एक और कदम है। ठीक है, अब इसकी कुछ खास खास बात क्या है ना सर, अब समझिए, ये बहुत ही हैवी टैंक है, ये बहुत ही हैवी टैंक है, और लद्दाख जैसी एरिया में इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। लद्दाख या जितने भी हिली एरिया है वहां इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो ये कहाँ डिप्लॉय हो सकता है? हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जहां पर डेजर्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसलमेर, ठीक है, या थार में कह लीजिए। ठीक है, तो वहां पर इसका डिप्लॉयमेंट हो सकता है। ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा हैवी टैंक है। ठीक है, और सर इसकी और क्या खास बात है? इसके पास मशीन गन है, इसके अंदर लगी है मशीन गन, 7.62 mm की एक मशीन गन लगी है। क्या लगी है सर? एक मशीन गन लगी है, जो कि किसके यूज के लिए है? एंटी पर्सनल। ठीक है, इसके अलावा क्या लगा है सर इसमें? इसमें 12.7 mm, ये गोली का नाप होता है। आप लोग इतना नहीं जानते होंगे सर, ये बेसिकली गोली का नाम होता है। जैसे पिस्टल जो होती है, पिस्टल की जो गोली का राउंड होता है वो होता है 0.9 mm की पिस्टल की गोली होती है। वैसी जो है 7.62 mm की जो गोली होती है वो मशीन गन की होती है। और 12.7 mm जो है, ये जो है आपका, ये किसके लिए यूज है? ये एंटी एयरक्राफ्ट के लिए, किसी एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए। ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट, और क्या है सर? एंड ग्राउंड टारगेट्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आया सर? मैं थोड़ा तिरछा लिख रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, अगली बार मैं सही लिखूंगा। 54% इंडिजीनियस है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा एक कदम है। ये बहुत ही हैवी टैंक है, इसको हम हाई ऑल्टीट्यूड में डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में, जो हमारा डेजर्ट का पार्ट है, इसको वहां पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा सर और क्या कर सकते हैं हम? इसके अलावा हमने इसके अंदर एक मशीन गन लगाई है जो 7.62 mm की लगी है। इससे हम क्या है, किसी पर्सनल को मार सकते हैं, कोई बंदा जो चल रहा है उसे हम मार सकते हैं। इसके अलावा कोई एयरक्राफ्ट है हमारे ऊपर जो इस टैंक को परेशान कर रहा है, तो हमारे पास एक और गन है जो कि 12.7 mm, मतलब इसका जो राउंड है वो मोटा है, इसका राउंड पतला है। समझ पा रहे हैं? पिस्टल का 0.9 mm है, इसका और छोटा होता है। तो जो इसका 12.7 mm का जो राउंड है, इससे क्या होगा? एंटी एयरक्राफ्ट और जो ग्राउंड टारगेट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और बात क्या है, पूरा कंप्यूटर जो है कंट्रोल्ड है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड है पूरी वे। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंटीग्रेटिंग फायर सिस्टम, जो मिसाइल फायर करेगी पूरा का पूरा कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। ठीक है, ये तो आपका हो गया सर। ये कुछ क्लासिफिकेशंस थे जो एज सच आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये है सर। ठीक है, अब क्या है ना, इस मिसाइल को, अब क्या है कि इस मिसाइल को ना हम क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये सुन के, कि इस मिसाइल को सर हम कहते हैं हंटर। इस मिसाइल को हमने पहले क्या कहा था? इसे हम कहते हैं हंटर किलर। इसका नाम सर हंटर किलर क्यों पड़ा? क्योंकि 2010 में हमारी रशिया के साथ एक एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें रशिया का एक टैंक था, मास्टर टैंक था एक, उसका नाम था आपका T90। एक मिनट दीजिएगा, उसका नाम था T90। उसे हमने क्या किया? आउट परफॉर्म किया। आउट परफॉर्म मतलब उससे अच्छा हमने जो है कार्य करके दिखाया, या उससे अच्छी कैपेबिलिटीज जो है हमारे इस अर्जुन टैंक MK2 में जो है, MK1A में जो है दिखी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हंटर किलर। समझ में आ गया सर? समझ में आया सर आपको? इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब समझिए, ये तो रही सर इसकी क्लासिफिकेशंस, ये तो रही सर इसकी क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्या क्या है दोबारा बता देता हूं। अर्जुन MK1A इसका नाम है, ये एक बैटल टैंक है जो कि FAB-14 को हमारे प्रधानमंत्री ने आर्मी को दिया है। 54% कंटेंट जो है इसमें इंडिजीनियस है। आत्मनिर्भर भारत को ये आगे बढ़ावा देता है। हैवी टैंक है,
बहुत भारी टैंक है, अराउंड कितने टन का हो सकता है, 58 टन मान लीजिए, या 68 टन के अराउंड ये आपका होगा, जो कि लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड पे नहीं कर जा सकता। तो इसे हम नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यूज करेंगे, जो कि मात्र हमारा प्लेन इलाका है, जैसे कि मान लीजिए जोधपुर जैसलमेर के साइड में। इसमें मशीन गन लगी हुई है सर, मोटे राउंड की मशीन गन लगी है, पतले राउंड की, जो कि एयरक्राफ्ट को या किसी पर्सनल को मार सकते हैं। और ये पूरा का पूरा टैंक क्या है सर, ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। ये देखिए सर, मशीन गन लगी है, ठीक है। ये देखिए सर, ये तो आपकी तोप है, इससे जो निकलेगा गोला वो कितने का होगा, 122 mm का होगा सर, ठीक है। ये इतनी क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 122 mm का होगा सर, ठीक है। ये इतना तो आपने देख लिया सर कि कैसे कैसे इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सर ये हुआ कैसे ना, हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी। अब इसकी बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊं तो हमने लड़ाइयां लड़ी, 65 देखा हमने, 71 देखा, फिर 72 में क्या हुआ, डीआरडीओ ने डिसाइड किया किसके साथ मिलके, CVRDE, इसके फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी आपको। CVRDE क्या है इसकी फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसके साथ मिलके जो क्या किया इन्होंने प्लान किया कि हम एक ऐसा हाई पावर या हाई मोबिलिटी वाला जो है टैंक बनाएंगे, और वो स्टेट ऑफ आर्ट ही होगा। वो क्या होगा, वो होगा स्टेट ऑफ आर्ट का बनाएंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ आर्ट बनाएंगे हम क्या, एक हाई पावर मोबिलिटी एंड एक्सीलेंट प्रोटेक्शन वाला टैंक बनाएंगे। और 1972 में कहा गया, लेकिन डिले हुआ, और 1996 में इसका मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। समझ में आया, क्योंकि पीएसयू है, ये अलग बात है, चलिए इसके बारे में भी और बात करेंगे। बाकी 1972 में इसका प्लान आया डीआरडीओ और सीबीआरडीई को, और 1996 में इसका मास प्रोडक्शन जो है शुरू हो गया। चलिए, अब फिलहाल हमारे अभी क्या हुआ है, अभी जो मोदी जी ने जो हैंड ओवर किया है ये टैंक, किसे हैंड ओवर किया है, ये टैंक जो मोदी जी ने हैंड ओवर किया है हमारी आर्मी को, इसमें क्या है, अभी 118 टैंक का ऑर्डर है, 118 टैंक का ऑर्डर है, ठीक है। और इसकी टोटल लागत कितनी है, 8,500 करोड़ की लागत है इसकी, ठीक है। और ये कौन बना रहा है, CVRDE, जो एक किसका आर्म है, वो आर्म है डीआरडीओ का, ये डीआरडीओ के साथ मिलकर इसे बना रहा है। कितनी लागत है, 8500 या कह सकते हैं 8,500 करोड़ की, ठीक है। प्लस इसके साथ में कुछ स्मॉल MSME भी काम कर रही हैं, मतलब जैसे 200 इंडस्ट्रीज हैं, 200 इंडस्ट्रीज हैं ऑल ओवर इंडिया, 200 इंडस्ट्रीज हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कि क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। और उन्होंने लगभग 8,000 पीपल को क्या दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। 8,000 लोगों को क्या दिया, उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है। इससे दो चीजें हो रही हैं, एक तो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, या उसको कह सकते हैं MSME बढ़ रही है, एंड इकोनॉमी बढ़ रही है। इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, समझ रहे हैं। तो अभी 118 टैंक का हमने ऑर्डर दिया है, 8,500 करोड़ के लागत में, ठीक है। तो ये आप समझिए क्या क्या हमने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। और आखिरी में एंड करते हैं इस चीज को, हमारा एक टारगेट है सर, हमारा एक टारगेट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली थी अगस्त 2020 में, जिसका नाम था डिफेंस प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। मैं शायद इसका नाम भूल रहा हूँ सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं शायद इसका नाम भूल रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर। डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है सर, इसका नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। ये एक ड्राफ्ट था जो अगस्त 2020 में आया था। इसमें क्या कहा था कि हम 1,75,000 करोड़ जो है हम खर्च करेंगे, किस में, एरोस्पेस में। हम कहाँ खर्च करेंगे, एरोस्पेस में। हम खर्च करेंगे डिफेंस में, ठीक है। कब, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में। इन्होंने कहा था हम 1,75,000 जो है हम खर्च करेंगे कहाँ, एरोस्पेस में और डिफेंस में अगले 5 साल में। और इसमें से हम लगभग 35,000 करोड़ का जो है क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये क्या थी सर, ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी थी। कब आई थी सर, ये आई थी अगस्त 2020 में, ठीक है। समझ में आया आपको, हमने क्या बात की, समझ में आया।
अर्जुन टैंक क्या है, अर्जुन MK1 है। और पहले ना इसका नाम क्या था ये भी सुन लीजिए, पूरी कहानी सुन लीजिए, कुछ बचे ना आपके पास पढ़ने को। इसका नाम था, पहले जो इसका नाम था, जो पहले हमने इसका पहले जो वर्जन था, इसका पहले वर्जन था MK1, ठीक है। और इसका अब क्या आया है, इसका अब वर्जन आया है MK1A। सरकार पूरा रिवील नहीं करता क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से रिवील नहीं करता, लेकिन जितना समझ में आया है कि जो नया 1A है इसमें 71 अपग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। कुछ 71 एडिशनल अपग्रेड हुआ है, 71 एडिशनल अपग्रेड हुआ है MK1 से MK1A में। MK1 क्या है, पुराना वर्जन है, MK1A नया वर्जन है। लेकिन हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि सर ये MK1A नहीं था। MK1 के बाद जब MK1 बना तो गवर्नमेंट, तो आर्मी ने कहा कि MK2 चाहिए, हमें MK2 चाहिए, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, एक मिसाइल लॉन्च भी एक वो होगा, जिसमें क्या होगा, एक मिसाइल लॉन्च कैरियर भी होगा। मिसाइल लॉन्च कैरियर मतलब कि हम उससे मिसाइल भी छोड़ पाएंगे, मतलब इससे हम मिसाइल भी छोड़ पाएंगे, मिसाइल लॉन्च कैरियर भी होगा MK2 में। लेकिन फिर DRDO ने कहा कि अभी ये संभव नहीं है इतनी जल्दी बनाना, तो उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की आर्मी के साथ में, एंड फाइनली क्या हुआ, MK2 को अभी होल्ड में रख दिया, और MK1 के बाद क्या आ गया, MK1A आ गया, जिसमें हर एक सुविधाएं हैं, बट उसमें मिसाइल लॉन्च कैरियर अभी नहीं आया है, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, पहले था MK1, फिर अब आया है MK1A। प्लान था MK2 लाने का, लेकिन MK2 अब लगता है यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आई गेस ये पूरा समझ में आ गया है इसके बारे में, कैसा कैसा है, 7.62 का मशीन गन है, ये सब बनाना, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हमारा पहला खत्म हुआ, क्या, अर्जुन टैंक, जो मोदी जी ने किसे दिए हैं, इंडियन आर्मी को दिए हैं। ये किया था चेन्नई में, क्योंकि मोदी जी चेन्नई और केरला दोनों की विजिट में गए थे। मोदी जी चेन्नई और केरला दोनों की विजिट में गए थे। तो ये आपका एग्जैक्टली कहाँ हुआ है, ये आपका एग्जैक्टली हुआ है कहाँ, चेन्नई में। फिर मोदी जी गए केरला, फिर मोदी जी आपका गए कहाँ, मोदी जी आपका गए केरला। अब सर केरला में मोदी जी ने क्या किया है, जब मोदी साहब केरला गए तो उन्होंने केरला में क्या किया, उन्होंने केरला में 5 प्रोजेक्ट्स, उन्होंने केरला में 5 प्रोजेक्ट्स जो है उनको उद्घाटन किया है, 5 प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। अब वो 5 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं उनके नाम बता देता हूं मैं आपको, बाकी एक बार देख लीजिएगा सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, एक है डेडिकेटेड प्रोपाइलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, जो किसका है, BPCL का है। ये क्या है, इट विल कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 5-6,000 करोड़। द कॉम्प्लेक्स इट्स एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन द सेविंग ऑफ अबाउट 3,700 करोड़ रुपीज टू 4,000 करोड़ पर एनम इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में ये इतना सेव करेगा अगर हम डेडिकेटेड प्रोपाइलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट यहाँ बनाएंगे। इससे क्या होगा, हम बाहर से जो है इंपोर्ट कम कर देंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है डेडिकेटेड RO वेसल्स। RO वेसल्स क्या होती है ना सर, जो ये RO वेसल्स होती है, ये क्या होती है देखते हैं सर। डेडिकेटेड RO वेसल्स इन्होंने की है कहाँ पर, वेलिंगटन जो RO वेसल्स है इन्होंने कहाँ पर लॉन्च की है, इन्होंने वो लॉन्च की है आपकी बुलगाटी से लेकर वेलिंगटन आइलैंड तक, ये होती है आपकी RO वेसल। अब देखिए ये किनारा है, इस किनारे से शिप निकल गई, अब कहाँ जो है ट्रक यहाँ से घूम के पूरा रोड से घूम के यहाँ जाता, पेट्रोल खर्च करता, पॉल्यूशन करता, ट्रैफिक करता। अभी क्या हुआ है, ट्रक को हमने शिप में रखा और शिप जाके ट्रक को सीधे सीधे जो है इस पार जाके उतार देगी, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया, स्मूथ मूवमेंट हो गया, पेट्रोल बच गया, कॉस्ट कम हो गई, पॉल्यूशन कम हुआ, इन्वायरमेंट को कम हो गया नुकसान, कितने फायदे हुए। तो ये RO वेसल होती है, ठीक है, यहां से उठाती है और वो किनारे जाके छोड़ देगी और ट्रक को वहां पर अनलोड कर देगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये किया, बुलगाटी और वेलिंगटन आइलैंड के बीच में किया। तीसरा इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सगारिका कोचिन पोर्ट में ओपन किया है। इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल मतलब जैसे कि हमारे पास एयरपोर्ट में होता है ना इंटरनेशनल टर्मिनल, जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती है, वहीं पर एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जिसका नाम सगारिका है, इन्होंने कोचिन पोर्ट में जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। फिर इन्होंने मैराइन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विज्ञान सागर कोचिन शिपयार्ड में उसका नींव रखी है, इनॉग्रेट किया है, बहुत ही अच्छी बात है सर। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साउथ कोल बर्थ एट कोचिन पोर्ट, इसका एक फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा है। तो 5 चीजें हैं सर, तो 5 चीजें हैं। पहली कौन सी है, मोदी जी ने प्रोपाइलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स
कोची रिफाइनरी में जो है यहाँ पर किया है। इससे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचेगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे और लगभग 4000 करोड़ पर एनम हमारा बच सकता है। पहला ये। दूसरा क्या है सर, हमारा आरओ वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा। तीसरा क्या है, सगारिका। सगारिका क्या है, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा क्या था, चौथा था हमारा मरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, MEI, कहां पर, विद्यासागर, विज्ञान सागर जो भी नाम था उसका आप देख लीजिएगा। एंड पांचवा क्या था, पांचवा क्या था मैं भी भूल रहा हूं, पांचवा था आपका क्या, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साउथ कोल बर्थ एट कोचिन पोर्ट, ठीक है। तो मोदी जी पहले तमिलनाडु गए, फिर केरला गए, तो इन दोनों को डेवलपमेंट को आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये देखिए केरला वाली न्यूज है, तो ये हमने पूरा इसका A to Z फिलहाल पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक है साहब, अब हम बढ़ते हैं साहब आगे, ठीक है। और दूसरा ये लेडी के बारे में, ये बड़ी न्यूज टाइम फैल रही है सर, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, इनका नाम दिशा रवि है। ये अभी नई नहीं है, जो आपका कंपेन था फ्राइडे फॉर फ्यूचर, जो कि किसने निकाला था, वो निकाला था ग्रेटा थनबर्ग ने, ठीक है। उस एक्टिविस्ट से ये जो कंपेन से जुड़ी रही हैं, और इंडिया में इन्होंने इंडिया का वर्जन निकाला फ्राइडे फॉर फ्यूचर, और ये इनकी जो है इंडिया में इसकी हेड थी। तो कोई नया नाम नहीं है, हाँ न्यूज में हाईलाइट अभी नया हो रहा है, लेकिन ये कोई नया नाम नहीं है। इनको कस्टडी में लिया गया है बिकॉज उन्होंने एक टूल किट शेयर की है ग्रेटा थनबर्ग की। टूल किट क्या होती है, मैं आपके लिए इसकी डेफिनेशन लेके आया था, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैंने हटाई ना हो। टूल किट क्या होती है, एक मिनट दीजिएगा, मैं यहाँ देख लेता हूँ कि टूल किट क्या होती है। देखते हैं, देखिए आप समझिए, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि टूल किट क्या होती है। थोड़ा सा समय दीजिएगा। अगर आप टूल किट का मतलब समझ गए तो ये केस आपके लिए ओपन एंड शट हो जाएगा, मतलब बहुत इजी हो जाएगा। देखिए टूल किट क्या होता है, नहीं इसमें नहीं आ रहा है, छोड़िए अभी आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज अभी देखेंगे हम, ठीक है। ये जैसे ही आएगा बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया है, जो ग्रेटा थनबर्ग है, जो उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में लिखा था, तो उन्होंने उनकी टूल किट को शेयर किया और पुलिस ने इनको सेडिशन के चार्जेस में जो है अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो अभी सर ये न्यूज पकड़ी है, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो कि इनके साथ में खड़े हो चुके हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर जितना हम करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हम पे ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन दोबारा लग सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इस न्यूज को कवर नहीं कर रहा हूँ, एक न्यूज ये है और एक न्यूज इसके ऊपर वाली है, याद रखिएगा कौन सी है, ट्रम्प सेनेट को लेकर। सेनेट वाली न्यूज जो है वो तो मैं आपको शाम को कवर कर लूंगा, लेकिन ये जो एक्टिविस्ट वाली न्यूज है ये मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ सर, ठीक है, कि मुझे अभी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिख रही है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप याद रखिएगा, हम सीधे आते हैं छठे पेज में, जो कि हमारा है एक मिनट दीजिएगा, नेशनल न्यूज में आना है सर बेसिकली। थोड़ा समय दीजिएगा। ये वही न्यूज थी जो मैंने बताई आपको कि मोदी जी ने जो है कोची में क्या इनॉग्रेट किया है, वो 5 जो इनॉग्रेट किए हैं। ये कोची के चीफ मिनिस्टर है, ये मोदी साहब है हमारे PM। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है स्टार्टअप, ये जो है ये आत्मनिर्भर भारत को बहुत बूस्ट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और अगर उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उससे क्या होता है, उससे प्रॉस्पेरिटी आती है। इन्होंने केरला जाके ये भी कहा कि मैं जो है गल्फ कंट्री में जो हमारे इंडियंस हैं उनके लिए मैं हमेशा अपनी वॉइस उठाता रहा हूँ, और आपने देखा भी है कि वंदे भारत हुआ, जब जरूरत थी तो हमने जो है उनको वहां से बुलाया, समझ रहे हैं, जब जरूरत थी तो हमने स्पेशल फ्लाइट चलाई, ठीक है। एंड इन्होंने कहा कि जो इंडियन डायस्पोरा है गल्फ कंट्रीज में,
ठीक है, दैट द गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू देयर वेलफेयर, हम उनके वेलफेयर में कमिट कर रहे हैं। ठीक है, बहुतों ने कहा है कि कोई कॉल आई है, बहुतों ने कॉल कर रहे हैं कि जो इंडिया के लोग वहां पर प्रिजन में बंद हैं उनके लिए भी कुछ करिए। तो मोदी ने कहा है कि कुछ ईयर्स में बहुत लोगों को छोड़ा गया है एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है, और मोदी जी ये कहते हैं कि स्टार्टअप्स जो है, ठीक है, दो तीन चीजें आप लिख ही लीजिए सर, ऐसे मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएंगी आपको। देखिए दो तीन चीजें बताऊं आपको। पहली चीज, मोदी जी ने कहा स्टार्टअप्स जो है वो टूरिज्म सेक्टर में ध्यान दीजिए। जो स्टार्टअप्स जो है वो टूरिज्म सेक्टर में ध्यान दीजिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा, जो वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग 65 से कितनी हो गई है, 34 हो गई है। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या कहा, तीसरा इन्होंने कहा कि गल्फ की जो डायस्पोरा है उसको हम हेल्प करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है मोदी जी ने यहाँ पर कही हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। आज लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अब देखिए इन्होंने अर्ज किया है, इन्होंने क्या कहा है, द प्राइम मिनिस्टर अर्ज दैट द पीपल टू ट्रैवल लोकली एंड एक्सप्लोर प्लेसेस। ही सजेस्टेड दैट द स्टार्टअप्स कंसिडरिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर टूरिज्म सेक्टर। स्टार्टअप जो है वो टूरिज्म में काम करें, टूरिज्म सेक्टर में काम करें। वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स में हमारी रैंकिंग में सुधार आया है। और जो गल्फ का डायस्पोरा है, जो गल्फ में हमारा डायस्पोरा है, जो बेसिकली केरला से लोग हैं, उनके जो है वेलफेयर के लिए हम काम करते हुए आए हैं और हम करते रहेंगे। बाकी जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं, बाकी जो 5 प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, कहाँ, केरला में, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे क्या होगा सर, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। ठीक है, पैसा आएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत का सपना हमारा पूरा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, ये सिर्फ उसका जो कह सकते हैं हम थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। ये एक न्यूज़ नीचे है। ठीक है, ये एक न्यूज़ थी, इसको भी देख लेते हैं एक बार। एक मिनट दीजिएगा सर। ये देखिए, ये आपकी न्यूज़ है, ये आपके पीटी में आ सकती है सर, नो डाउट, ये पीटी में आपके बिल्कुल आ सकती है। मैं अभी आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, ये पीटी में आपकी आ सकती है। न्यूज़ क्या क्या है, इसमें हमें इतना डिटेल बैकग्राउंड नहीं पढ़ना है। न्यूज़ क्या है कि फॉसिल ऑफ डिकिंसोनिया फाउंड एट भिमबेटका। भिमबेटका कहाँ है सर, मध्य प्रदेश में। भिमबेटका केव्स आपने कल्चरल हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्कवरी नियर भोपाल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट known animal about 550 million year old. रिसर्चर्स ने क्या किया है, दे हैव डिस्कवर्ड 3 फॉसिल्स ऑफ द अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल। जो हमारे पास अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल था, जो कि अराउंड 550 मिलियन ईयर ओल्ड था, डिकिंसोनिया उसका नाम था, ऑन द रूफ ऑफ भिमबेटका रॉक शेल्टर्स अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। ठीक है, उसको देख के हमने जो है इसके उसके जो ये मिला है, इसके देख के हमने जो है इसके कह सकते हैं इसकी बॉडी को के बारे में कुछ जाना है कि इसकी इतनी इंचेस की रिब्स हैं। ठीक है, ये सब जो है फॉसिल्स हैं, इतना लंबा ये हो सकता है, इतना छोटा ये हो सकता है। तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डिकिंसोनिया, ठीक है, डिकिंसोनिया को हाल ही में इसके फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पर मिले हैं, भिमबेटका केव्स, भिमबेटका केव्स में मिले हैं। कहाँ, भोपाल में। या आप बोल सकते हैं कि भिमबेटका केव्स में किस फॉसिल फ्यूल्स के जो है हमें डिस्कवरी मिली है, तो आपको याद होना चाहिए डिकिंसोनिया। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ डिकिंसोनिया की। डिकिंसोनिया की एक फोटो देख लीजिए आप, ये मिला है, देखिए ऐसे फॉसिल फ्यूल मिले हैं। इसको देख के हमें इसके शरीर के बारे में आकार पता लग जाएगा। और इसका शरीर भी ऐसी था सर, मतलब जो इसका बेसिकली शरीर था ना, वो ऐसी ही था, कुछ थ्रेड से कह सकते हैं या कुछ इसके शरीर से कुछ चीज निकलती थी और ये ऐसे ही चलता था। ठीक है, ये देखिए,
चलिए, आई गेस डिकिंसोनिया। दो तीन नाम आप मत भूलिएगा, नाम क्या नहीं भूलने हैं आपको, नाम क्या नहीं भूलने हैं, नाम आपको ये नहीं भूलने हैं। पहला पहला नाम आपके लिए क्या है? भीमबेटका। पहला नाम आपके लिए क्या है? भीमबेटका। दूसरा नाम आपके लिए क्या है? डिकिंसोनिया। तीसरा नाम आपके लिए क्या है? मध्य प्रदेश, भोपाल। ये तीन नाम आपको नहीं भूलने हैं। ठीक है सर, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने बहुत टाइम से 4G जो है नेटवर्क बंद किया हुआ था। जम्मू कश्मीर में बहुत टाइम से हमने 4G नेटवर्क जो है बंद किया हुआ था, और अभी ही हाल ही में जो है 4G नेटवर्क हमने जम्मू कश्मीर में खोल दिया है। ठीक है, अब यू इंडिया क्या कर रहा है, क्योंकि सिंस आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारा कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन को लेकर आरोप लगते रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया लगातार जो है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करता हुआ आ रहा है। ये नहीं कि ये फॉरेन लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे खुद के लोग, जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी हम पे जो है इस बात का आरोप लगाते हैं कि हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन किया है। ठीक है, तो इसके तौर पे अभी क्या हुआ है यहाँ पर, अभी जो है इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक एनवॉय या कहते डिप्लोमेट्स को दोबारा से इंडिया में आने की न्योता दे रहा है, और कह रहा है कि अब आइए जम्मू कश्मीर में विजिट कीजिए। नियरली 20 डिप्लोमेट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम यूके टू बी इन दी टीम। ठीक है, तो उनको बुला रहा है और कह रहा है कि आप जांचिए कि यहाँ की पोजीशन कैसी है, क्या आपको लगता है कि हम ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं, एक थोड़ा पैराग्राफ। ठीक है, अ वीक आफ्टर स्टोरिंग 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी टू जम्मू एंड कश्मीर, the center is preparing to take a group of diplomats to Srinagar and Jammu to showcase the situation in the Union Territory. ठीक है, according to the sources, the visit being planned in the next few weeks will have around 20 invoice. 20 invoice होंगे सर उसमें, and diplomats including from the European Union. यूरोपियन यूनियन के भी लोग उसमें होंगे, which who has been invited by the External Affairs Ministry ने उनको इनवाइट किया है। ठीक है, अब क्या है, द विजिट विल बी थर्ड, इससे पहले भी दो बार ऐसा हो चुका है, ये बेसिकली थर्ड विजिट है बाय फॉरेन डिप्लोमेट्स टू जम्मू एंड कश्मीर सिंस कब, जब सेंटर ने डिसीजन लिया टू अमेंड द आर्टिकल 360 एंड डिवाइड द अर्स्टवाइल स्टेट इनटू टू यूनियन टेरिटरीज ऑन अगस्त 5, 19। समझ रहे हैं, जब से हमने 370 हटाया है और प्लस हमने इन स्टेट्स को अलग किया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया है 5 अगस्त 2019 में, तब से जो है ये तीसरी विजिट है। जो पहली विजिट थी वो तो बेसिकली फेल हुई थी। ठीक है, जो पहली विजिट थी अक्टूबर 19 में, वो फेल हुई क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में आ गई कि हम जो है स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। ठीक है, और स्पॉन्सरशिप ओवर इट स्पॉन्सरशिप एंड वाज अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये एक पर्सनल विजिट है। ठीक है, तो अभी क्या है, अब ये कह रहे हैं कि जो ये इन्वॉइस आएंगे ये वहाँ की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो इलेक्ट हुई है उनसे मिलेंगे और बहुत लोगों से मिलेंगे, एंड देन वो जानेंगे कि वहाँ की हालत कैसी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है न्यूज में, तीन न्यूज हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है, ये थर्ड डिप्लोमेट विजिट है, ये क्या है, ये थर्ड डिप्लोमेट विजिट है। ठीक है, अराउंड 20 डिप्लोमेट आएंगे। ठीक है, अराउंड 20 डिप्लोमेट आएंगे। अगर सर मैं एक बात कहूं तो आप यकीन नहीं मान, मतलब आपको सुनने में अजीब सा रहेगा, फिलहाल ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, जब डिप्लोमेट आ जाएंगे, जब डिप्लोमेट आ जाएंगे और जब वो कुछ स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, जब डिप्लोमेट आ जाएंगे और जब डिप्लोमेट कुछ स्टेटमेंट देंगे तब जाके वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी आप इतना जानिए कि जम्मू कश्मीर में जब से हमने ये यूनियन टेरिटरी को बाइफर्केट किया है या 370 का सेक्शन हटाया है, उसके बाद ये थर्ड टाइम कोई हम एनवॉय को इनवाइट कर रहे हैं, और अभी एनवॉय को इनवाइट किया है, लगभग 20 एनवॉय आएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। ठीक है, जैसे ही आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ठीक है सर, आप एक तरफ कहते हैं कि आप एनवॉय को बुलाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ क्या होता है, पुलवामा अटैक की एनिवर्सरी थी और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया, कहां पर, श्रीनगर में। तो ये कोई न्यूज नहीं है। ठीक है, ये खाली बताने के लिए है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए सर, पुलवामा अटैक्स में उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी और उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया है, या लिखा भी हुआ है सर, posting pictures of police vehicles barricading the gates of the house on Gupta Road, Mr. Abdullah said, "This is the नया न्यू जम्मू कश्मीर आफ्टर अगस्त 2019।" और सही भी कह रहे हैं, क्या ये नया कश्मीर है? आफ्टर 2019 we get locked up in our homes with no explanation। जब मन करे हमें घर में लॉक कर दो with no explanation। ठीक है,
अब your new model of democracy means that we are kept in our homes, but on top of that, the staff that works in our house aren't being allowed in, and then you are surprised that I am still angry. सही बात है। एक तो आपकी ये नई डेमोक्रेसी है कि जब मन करे आप हमें लॉक कर दो, और हम देख रहे हैं सर कहीं ना कहीं बीजेपी या करंट गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि ये हाउस अरेस्ट बहुत चल रहा है। ठीक है, अभी आप देखिए इन सारे लीडर्स को हमने हाउस अरेस्ट किया था, अभी इलेक्शन हुए उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ है, और अभी देखिए पुलवामा अटैक की एनिवर्सरी की आई, हमने इनको हाउस अरेस्ट कर दिया। तो सर ये दिस इज नॉट द वे, ये एक तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन ही है। आप भले ही इसको कोई भी लॉ बना, कोई भी आर्टिकल या कोई भी सेक्शन में जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई एक प्रिवेंटिव डिटेंशन था, लेकिन कहीं ना कहीं इट इज नॉट जस्टिफाइड सर। प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ इंडिया के कानून में ही लिखा है और किसी भी कानून में नहीं लिखा है। समझ रहे हैं आप? समझिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और न्यूट्रल होकर सोचिए सर। इन लोगों के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, और बार बार आप कोई भी इंसिडेंट को उठा के इनको आप हाउस अरेस्ट कर लेंगे ये बोल के कि ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, आप हमें हाउस अरेस्ट कर लेंगे, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता सर। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे इन लोग की बात ठीक लग रही है यहाँ पर कि यही हमारा नया डेमोक्रेसी है, यही हमारा नया जम्मू कश्मीर है, जहां पर हमें कोई एक्सप्लेनेशन दिए बिना हमें लॉकअप में डाल देते हैं या हाउस अरेस्ट कर देते हैं। इनफैक्ट जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो भी घर पे नहीं आ पा रहे हैं, एंड देन यू विल से कि हम लोग गुस्सा क्यों है। ठीक है, और ये वॉयलेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एंड हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये लोग घुस रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आध न्यूज सर और है, ज्यादा न्यूज नहीं है आज। ठीक है, जल्दी से खत्म करके खत्म ही कर देंगे जल्दी से। ये न्यूज हमने परसों पढ़ी है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये न्यूज हमने परसों पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है परसों, बहुत प्यार से पढ़ी है। इस न्यूज में आप ध्यान दीजिएगा। ये बता रहा है कि जनरल ओबीसी एससी एसटी को जो है पीएचडी में एडमिशन में जो है एससी और एसटी का उतनी सीटें नहीं मिल पा रही है। कहाँ पर? आईआईटी पीएचडी में। ठीक है, पीएचडी में इतनी सीटें नहीं मिल पा रही है। ये डेटा पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो डे बिफोर यस्टरडे मेरी क्लास थी, उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है सर। अब समझिए, कुछ चीजें समझिए सर, कुछ चीजें आप समझिए, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको जान के हमारी सरकार काम कैसे करती है। हमारी सरकार काम कैसे करती है इसके बारे में जान के आपको बड़ा ही अच्छा फील होगा। कैसे सर? देखते हैं। हमने कहा कि हम 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, ऐसा कहा गया। ठीक है, अब मैं कहता हूं सर 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, लेकिन सर इसका बेस ईयर क्या है? कौन से ईयर को बेस ईयर मानेंगे आप? अगर आप फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते हैं 2022 तक, बकायदा 2021 तो आ ही गया है, सिर्फ एक साल रह गया है। एक साल में आपको फार्मर की इनकम को डबल करना है, तो आप किस बेस ईयर को देख के कर रहे हैं? बेस ईयर होता है ना कि आप उस ईयर को, उस ईयर के रिस्पेक्ट में इस ईयर तो 2022 तक उसकी जो आमदनी है या इनकम है वो डबल हो जानी चाहिए। लेकिन आपने कौन सा बेस ईयर देखा है भाई? सेंटर पे जवाब ही नहीं है, सेंटर ने कोई बेस ईयर फिक्स ही नहीं किया है। ठीक है, अब कमिटी जो होती है, जो कमिटी है, जो ये कमिटी जो है जो कि डबलिंग फार्मर्स इनकम पे है, कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम, इसको हेड कौन कर रहा है? अशोक दलवाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, जो अशोक दलवाई हैं, इन्होंने ये कहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हम जो हमारी स्कीम्स हैं उन्हें सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं, उनका असर फार्मर्स में कितना हो रहा है ये हम मॉनिटर नहीं कर रहे। समझ में आया यहां तक या नहीं आया सर? अभी आर्टिकल पढ़ के बताऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी समझा रहा हूं खाली। हमने कहा 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, चलिए साहब कर देंगे, लेकिन साहब बेस ईयर क्या है, किस बेस ईयर को देख क्या डबल करेंगे नहीं पता। 2016 में कमेटी बना दी हमने डबलिंग फार्मर्स इनकम, इसके हेड थे अशोक दलवाई साहब। इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया भाई कौन सा बेस ईयर है, आप मॉनिटर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितनी इनकम बढ़ गई अभी तक? तो ये कहते हैं सर हम इनकम को नहीं देख रहे हैं, जो स्कीम हम चला रहे हैं हम सिर्फ उसे मॉनिटर कर रहे हैं कि उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका असर फार्मर्स में कितना हो रहा है, फार्मर्स की इनकम कितनी बढ़ रही है, ये हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको?
दिमाग के तार आपके खुले? क्या कहना चाहा मैंने? जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब थोड़ा आर्टिकल देख लेते हैं, बाकी बातें यहीं क्लियर हो जाएंगी। इन द लास्ट ईयर ऑफ इट्स मिशन टू डबल फार्मर्स इनकम, मतलब ये लास्ट ईयर है हमारा मिशन का जब हमें फार्मर्स की इनकम डबल करनी है 2022 तक। द सेंटर एडमिट्स दैट इट हैज नो एक्चुअल असेसमेंट टू ऑफ फार्मर्स इनकम हैज बीन कैरिड आउट सिंस 2013। 2013 में एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने एक जो है सर्वे कैरिड आउट किया था। कब? 2013 में। उसके बाद ये सेंटर कह रहा है हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है फार्मर्स की इनकम को लेकर। वेरी गुड। 2016 में आपने स्कीम इन्वेंट की और अब आप कह रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि हमने कितने लोगों की इनकम बढ़ा दी है, आपका बेस ईयर क्या है, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई असेसमेंट ही नहीं है। 2003 में 13 का जो असेसमेंट था जो कि एनएसएसओ ने किया था उसी को हम देख रहे हैं। वेरी गुड। अब जो अशोक दलवाई थे आपके हेड ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, इन्होंने क्या कहा? द ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज वाज बीइंग मॉनिटर्ड। जो स्ट्रेटजीज है उनका इम्प्लीमेंटेशन हम मॉनिटर कर रहे हैं रेदर देन द एक्चुअल आउटकम्स। फार्मर्स की इनकम कितनी बढ़ रही है ये नहीं कर रहे हैं मॉनिटर, हम मॉनिटर सर क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजीज को मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात सर, ठीक है। इसके बाद क्या है? In response to the multiple pointed queries on the top in the parliament this week, the government did not provide any details on what the base year for the goal is or what the targeted income to be achieved by 2022. डबल करेंगे, डबल करेंगे, डबल करेंगे, फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, लेकिन भाई कितनी करेंगे? बेस ईयर क्या है? हमें बेस ईयर नहीं पता, और इनकम कितनी करनी है ये भी नहीं पता। हमें बेस ईयर भी नहीं पता, इनकम कितनी करनी है ये भी नहीं पता, और हम कह रहे हैं कि हम इनकम डबल करेंगे। अब 2022 में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली फार्मर की इनकम हो गई 50,000, तो हम कह देंगे डबल हो गई, क्योंकि बेस ईयर तो है ही नहीं हम पे। ठीक है, तो सरकार पे इस बारे में सवाल हो जा रहे हैं। ठीक है, द एग्रीकल्चर मिनिस्टर डिड नॉट आंसर आइदर क्वेश्चन, इंस्टेड responding with a brief on the committee for doubling farmers income constituted in April 2016 and the strategies it has recommended. सिंपल है सर, ठीक है। अब क्या है, जब डेटा मांगा गया तो मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्ड किया दैट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस लास्ट सर्वे ऑन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड वॉज कंडक्टेड इन 2013। एनएसएसओ का लास्ट सर्वे 2013 में हुआ था, उसके बाद कोई सर्वे नहीं है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। वेरी गुड। 16 में कमेटी बनाई, ना आप पे बेस ईयर है ना आप पे डेटा है। वेरी वेरी गुड सर। अब क्या है सर, इससे क्या हो रहा है? आस्क वेदर टारगेट कैन बी अचीव्ड एज प्रेजेंट एनुअल ग्रोथ। अरे टारगेट कौन सा, जब आपके बेस ईयर नहीं है टारगेट कैसे लेंगे सर आप? टारगेट आप कैसे लेंगे? ठीक है। Asked how the center intended to monitor progress without any surveys, they were told that the government has constituted an empowered body to review and monitor the progress. एक empowered body बना रखी है सर, कहने वाली बात है कि empowered body जो है बना रखी है, लेकिन अभी तक हमने assessment नहीं कर रखा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? सीनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर अशोक दलवाई chaired the committee responsible for framing strategies as well as the body to monitor progress. The only methodology for assessing income is the NSSO surveys. NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो सर्वे होता है, इसको ही देख के हम इनकम को एसेस कर सकते हैं। वी हैव टू रिलाई ऑन देम फॉर दैट। हमने सिर्फ स्ट्रेटजीज को मॉनिटर किया क्योंकि हमने हमेशा एनएसएसओ में रिलाई किया उनके डेटा के ऊपर। इंस्टेड हमने क्या किया, हमने सिर्फ पॉलिसी को मॉनिटर किया। ठीक है, अब 7 स्ट्रेटजीज हैं हैड बीन आइडेंटिफाइड, जैसे इंप्रूविंग इन क्रॉप, livestock productivity, saving in production cost, higher cropping, diversification toward high value crops। ये सब तो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। We presume that if the state and the central government are making progress on these strategies, then income must be increased। ये कह रहे हैं कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजीज को मॉनिटर कर रही है अच्छे काम के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि फार्मर्स की इनकम भी बढ़ जाएगी। वेरी गुड सर। हिज कमिटी हैज यूज्ड, इनकी जो कमिटी है उन्होंने एनएसएसओ की 2013 की इनकम डेटा की रिपोर्ट यूज की है और एक्स्ट्रापोलेटेड इट फॉर 2015-16, और मान लिया है कि वही डेटा क्या है 15-16 के लिए भी होगा। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह पा रहा हूं? इनकी कमिटी जो थी उन्होंने जो डेटा जो रिपोर्ट मानी है, इन्होंने वो मानी है एनएसएसओ की रिपोर्ट 2013 की इनकम डेटा की, और मान लिया है कि 2015-16 में भी वही रिपोर्ट होगी, और जिसको हमने मान लिया है बेस ईयर। समझ में आया आपको? नहीं आया? अब बताता हूं मैं इसकी कहानी को, मैं यहां एंड करता हूं। एंड क्या करते हैं सर, हमें 2022 तक इनकम डबल करनी है।
लेकिन क्या है, डेटा नहीं है। डेटा के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं, एनएसएसओ पे। और एनएसएसओ का आखिरी सर्वे कब हुआ, 2013 में। ठीक है, हमारे पास बेस ईयर नहीं है। अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, 2013 की रिपोर्ट को हम मानते हैं कि 2016 में भी, 2013 की रिपोर्ट को हम मानते हैं कि 2016 में भी ये वैलिड रहेगी। 2013 की रिपोर्ट को हम मानते हैं कि ये 2016 में भी वैलिड रहेगी, और हमने क्या किया, हमने इसकी रिपोर्ट को मान लिया। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन समझिए, इतना मतलब क्रेडिबिलिटी इससे कम होती है सर। आप लोग एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, लेकिन आप डेटा ही एसेस नहीं कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, हम स्ट्रेटजीज को मॉनिटर कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजीज को मॉनिटर कर रहे हैं बस। उसका लोगों तक फायदा क्या हो रहा है, वी डोंट नो। उसका लोगों तक फायदा क्या हो रहा है, वी डोंट नो, वी आर नॉट मॉनिटरिंग दिस थिंग। हम सिर्फ क्या मॉनिटर कर रहे हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजीज ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। वेरी वेरी गुड। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है ये आर्टिकल। ठीक है, बाकी ये डेटा है, ये डेटा आप एक बार देख लीजिएगा ये। ठीक है, डेटा आपके लिए है। ठीक है, ये आपके लिए आर्टिकल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप केस स्टडी के तौर पे लिख सकते हैं सर कहीं भी। ठीक है, अब जिस आदमी पे जो है ये 2015-16 का डेटा हम लेते हैं, तो एक मिनट दीजिएगा सर। डेटा क्या है कि लेस देन 0.1 हेक्टेयर, उसकी इनकम कितनी है, 8,000 के आसपास, एक्सपेंडिचर कितना है, 6। ऐसी हमने पूरा लिया हुआ है। ओवरऑल क्या है, फार्मर्स की इनकम कितनी है, 8,000 के आसपास, और कंजम्पशन कितना है, 7,000 के आसपास। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कौन सी न्यूज है हमारे पास, अब कुछ नहीं है, एक छोटी चीज बता देता हूँ मैं आपको, फिर इस पेपर को एंड ही करते हैं सर। ठीक है, ट्रम्प की बात मैं बाद में करूंगा। ठीक है, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो बात की है किससे, यूएस एनवॉय से। आप भी जानते हैं रिसेंट क्या हुआ है, बाइडन ने जो है पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था 2015 का, उससे ज्वाइन किया है। ट्रम्प इससे बाहर हो गए थे। ये तो इन्होंने मिलके आपस में बात की है, और उन्होंने कहा है कि हम कॉपरेट करेंगे फर्दर विद द आर्टिक काउंसिल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि दोनों दो बड़ी कंट्रीज क्लाइमेट को लेकर आपस में बातें कर रही हैं। और रशिया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, रशिया ने वेलकम किया है डिसीजन को यूएस को, कि यूएस ने दोबारा से क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में इससे पुल आउट कर लिया था। ठीक है, म्यांमार में डेवलपमेंट क्या हो रहा है ये हमें पता ही है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कोई न्यूज हमारे पास हो बची हुई, हाँ ये होप मिशन। होप के बारे में पूछे तो सर होप क्या है, गल्फ कंट्रीज में से पहला कोई एक कंट्री है जिसने जो है होप मिशन जो है मार्स में भेजा है। वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री है यूएई। पहली चीज, गल्फ कंट्री में से पहली एक कंट्री है यूएई जिसने अपना मिशन जो है मार्स में भेजा है, और ये यूथ के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है। ठीक है, अब ये ऑर्बिट करेगा कब तक, 687 डेज तक। ये मार्स के ऑर्बिट में इसका इंसर्शन हो चुका है, जो कि परसों हुआ था। ठीक है, अब कुछ इसने क्या क्या इमेज भेजी है देखते हैं। सेंट इट्स फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स। ठीक है, days after the spacecraft successfully entered the red planet orbit. The picture captured the largest volcano in the solar system, जिसका नाम क्या है, Olympus Mons, emerging into the early morning sunlight. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट वॉल्केनो इन दी सोलर सिस्टम कौन सा है, वो है ओलंपस मॉन्स। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहे हैं, शेख मोहम्मद बिन रशीद ने कहा है कि द फर्स्ट इमेज कैप्चर्ड the first image, the picture of Mars captured by the first ever Arab probe in history. ठीक है, अरब का पहला कोई स्पेसक्राफ्ट है जो ऊपर गया है मार्स में, उन्होंने पहली पिक्चर ऊपर से भेजी है। ठीक है, इट वांट इट टू सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर द रीजनल यूथ। ये चाहते हैं कि भविष्य में जल्द से और ज्यादा मिशन जो है मार्स या स्पेस मिशन आगे जाए। तो होप कहाँ का मिशन है, यूएई का, गल्फ से ये पहला मिशन है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो कौन सा है सोलर सिस्टम में, वो है ओलंपियस मॉन्स। ठीक है, तो सर ठीक है, हमारे लिए पास आज बहुत कम न्यूज थी। ठीक है, हमारे पास बहुत कम न्यूज थी, दो न्यूज है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्योंकि
मैं अपनी जो कहते हैं साख या क्रेडिबिलिटी को कम नहीं करना चाहता। तो दो न्यूज है, एक है इम्पीचमेंट को लेकर, उसके बारे में मैं आज शाम को आपसे बात करूंगा। एंड सेकंड होती है हमारी जो है रवि जी को, जो हमारी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है। इस मैटर को मैं पकने दूंगा, इस मैटर को मैं अभी पकने दूंगा। बाकी न्यूज 3 तारीख थी सर, आज 4 से 5 न्यूज थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आप पढ़िए, कोई न्यूज हो सकता है मुझसे छूट गई हो, उसको आप देखिएगा। छूटती है, अगर कुछ छूटता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा सर ये छूटा है। प्लस अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए सर, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन बन सकता है, ठीक है। अंटिल देन